नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है आजकल डायरेक्ट डेरिवेशन और ना ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। क्या पूछा जा रहा है आजकल? पूछा जा रहा है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन होते क्या है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि कूलम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला बताता है Q1Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स दो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली तब है जब चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में है, और इन चार्ज पार्टिकल्स पे लगने वाली सिंपल फोर्स के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल ना पूछ के आइए देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है कि फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू। चार चार्ज है बेटा, कितने कितने? माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर रख दिए, ठीक है जी। एंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इज एट इट्स सेंटर। स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम अगर किसमें है? इक्विलिब्रियम में, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। तो हमें यहाँ पे हर चार्ज में से किसी हर चार्ज पे नेट फोर्स जीरो गिवन है, इक्विलिब्रियम में है। अब आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू बतानी है, यानी कि कूलम्स लॉ लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स लगेगा, ज्योमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज लगेगी। आइए देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा? रिपेल। कितनी फोर्स है, मैं उस फोर्स को क्या लिख लेता हूँ? एफ। ये वाला चार्ज भी उस वाले चार्ज को कितनी फोर्स रिपेल करेगा? एफ। मैंने दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम क्यों लिखा है? क्योंकि बराबर बराबर चार्ज है इस वाले पेयर में भी और इस वाले पेयर में भी, और स्क्वायर की साइड यहाँ भी ए है यहाँ भी ए। बराबर बराबर चार्ज बराबर बराबर दूरी से इस वाले चार्ज पे इक्वल फोर्स लगाएंगे मैग्नीट्यूड में। बाकी रिपल्सिव है डायरेक्शन, इस वाले की वजह से फोर्स उधर और उस वाले की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये क्लियर हो गया। एक ये वाला नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये डायगोनल पे रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस अलग है ना। इसका डिस्टेंस ये था, इसका डिस्टेंस ये था, लेकिन यहाँ डायगोनल है। बेटा ये अगर ए तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? √2a। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस वाले नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी? वो इन दोनों के बराबर मैग्नीट्यूड में नहीं होगी। भाई अगर मैं ये वाली फोर्स लिखूं तो बेटा इस वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या? K Q1 Q2, तो माइनस क्यू क्या बन जाएगा? प्लस क्यू स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और डिस्टेंस की वैल्यू a है तो K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, बट डायगोनल वाले चार्ज की कितनी फोर्स होगी उसको मैं F डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दो। चलिए डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, माइनस क्यू तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो है ना। तो मैं लिख देता हूँ K Q स्क्वायर बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? √2a। √2a का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। यानी कि जो डायगोनल वाले चार्ज की फोर्स है वो फोर्स इस वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितनी है? हाफ है। मैं F/2 लिख सकता हूँ इसको। अगर ये वाली फोर्स F है, ये वाली फोर्स F है, तो डायगोनल वाला जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो कितनी लगाएगा? F/2। अब इस वाले चार्ज पार्टिकल पे बाकी बच्चे तीनों चार्ज पार्टिकल के इसमें तीनों फोर्स लिख ली। अब मैं नेट फोर्स फाइंड करूंगा। ये फोर्स F और ये फोर्स F 90 डिग्री के एंगल पे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे थे। वेक्टर सम का क्या फॉर्मूला है? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल 90 है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2f। वो √2f इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा फोर्स इधर लगेगी, ठीक। अब √2f तो हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, उसके अलावा यहाँ पे F/2 भी तो है इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड करके कितनी फोर्स आ जाएगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए √2f प्लस f/2। इन तीनों चार्जेस की नेट फोर्स कितनी आ गई? √2f प्लस f/2, जहां पे f की वैल्यू ये लिखी हुई है K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। इतनी ही फोर्स अगर स्मॉल q चार्ज इस वाले माइनस क्यू पे लगा दे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इतनी फोर्स से अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो इन तीनों की नेट फोर्स जितनी है उतनी फोर्स इसकी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। और वो चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो ये फोर्स है इन तीनों चार्ज की वजह से, उतनी ही फोर्स इसकी वजह से लगाते हैं। आइए फोर्स का फॉर्मूला क्या? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, चार्ज स्मॉल क्यू और ये माइनस कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? ये पूरा कितना था? √2a, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a का हाफ, a/√2 का होल स्क्वायर। यहां पे f कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा? √2 प्लस 1/2। और जो फोर्स कॉमन ले ली उस फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा? K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। कैलकुलेशन भी देख रहे हो आप, इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री के नॉलेज यूज हो रही है। जिस बच्चे को डायरेक्ट याद है कि डायगोनल स्क्वायर का होता है √2a, वो डायरेक्ट √2a यूज कर लेगा इस वाले के लिए। जिसे याद होता है √2a का आधा हो जाएगा तो वो a/√2 डायरेक्ट डिस्टेंस यूज कर लेगा। यहाँ पे बेटा K Q माइनस क्यू बाय a/√2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, एक Q से एक कैपिटल Q कैंसिल, ठीक। हमें किसके वैल्यू फाइंड करनी है? स्मॉल क्यू की। यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर है, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, फिर इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? Q। और वहां और डिवीजन में यहाँ पे 2 आया, इसमें से 2 और कॉमन ले लिया, तो 2 × 2 कितना बन गया? 4। जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो √2 में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 √2
+1, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है कि नहीं है, नेगेटिव साइन इधर आएगा, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -q/4 2√2+1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -q/4 2√2+1। इस वाले ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज खुद कैसा था, नेगेटिव, ये चार्ज खुद कैसा था, नेगेटिव। तो अब इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा ना कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। ये वाले चार्जेस कैसे गिवन है हमें, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि इस वाले क्यू का अपोजिट, क्यू कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर, अभी हमने क्या किया है, ये हमने माइनस लिया है, माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि तभी तो अट्रैक्ट करेगा जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला ऑप्शन कौन सा है, बी, ना कि ए। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो सुनो, अब जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक ट्रिक है इस क्वेश्चन की तरह, जो काफी क्वेश्चन में यूज होगी, केमिस्ट्री की हल्की सी एक ट्रिक है जो टीचर फिजिक्स में काफी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो कॉपर बॉल है, टू कॉपर बॉल्स ईच वेइंग 10 ग्राम, दो कॉपर की बॉल है, दोनों का मास कितना है, 10 ग्राम, और उनको एयर में रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखी है दोनों के बीच में। एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है फ्रॉम एवरी 10⁶ एटम, if one electron from every 10⁶ atom is transferred from one ball to another ball, एक बॉल से इलेक्ट्रॉन निकाले दूसरे में डाल दिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इज, क्या पूछी है, दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R²। अब चार्ज एक में से इलेक्ट्रॉन निकाले आपने बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, n इलेक्ट्रॉन निकाले, जिसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाले उस पर चार्ज कितना आएगा, +ne, जिसपे इलेक्ट्रॉन गए उस पर चार्ज कितना आएगा, -ne, K1 Q2 बाय R²। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, n सेंटीमीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक लग रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, ये n निकालना इंपॉर्टेंट, ये n कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला तो ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप n कैसे फाइंड करेंगे, n मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। हमें दे रखा है कि 10 ग्राम हर एक कॉपर की बॉल का मास है। मैंने कहा ना, एक ट्रिक है केमिस्ट्री के, एक कॉन्सेप्ट यूज कर लो, जिन बच्चों को आता है वो कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, वो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जिनको नहीं आता है वो सीख लो, ताकि इसको कहीं भी यूज करे टीचर तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मुझे निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो मुझे एक बॉल का मास कितना दे रखा बेटा, 10 ग्राम। अगर मैं 10 ग्राम को गिवन मास को कॉपर के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देता हूं, इसे डिवाइड कर देता हूं मोलर मास से, अगर मैं गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, 63.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एक मोल में कितने पार्टिकल्स, एक मोल में कितने पार्टिकल्स, उसे निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। आप क्वेश्चन में ये सीखिए कि क्या है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक रहा है। तो आप 12th क्लास की फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है इसको बहुत इजीली सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है K1 Q2 बाय R², आपसे कहा गया एक में से इलेक्ट्रॉन निकाले, दूसरे में हमने इंसर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले उस पे चार्ज बाय क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज +ne आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उस पे कितना आ गया, -ne, डिस्टेंस दे रखा है। फोर्स आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है फाइंड करना, बच्चे कहां फंसते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए उसे निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि वो दे ही नहीं रखा, हमें दे रखा है मास दे रखा है 10 ग्राम। 10 ग्राम को अगर मैंने मोलर मास से कॉपर की बोला तो कॉपर के मोलर मास से डिवाइड कर दिया, एटॉमिक वेट दे रखा है 63.5 U, अगर एटॉमिक मास 63.5 U है तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 63.5 ग्राम पर मोल। यहां से मेरे पास क्या आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड करके आ गया नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में कितने एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, एटम्स हो गए। अब जितने एटम्स है उतने इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकाले हैं, जितने एटम है उतनी, हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकाला है। ये कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁶ एटम, मैंने कहा था ना ये ट्रिक यूज कर रहा है टीचर, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁶ एटम, हर 10⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक। तो इतने एटम है तो हर 10⁶ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 10⁶ डिवाइड कर दिया, ये क्या गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक बॉल से दूसरी बॉल में ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर पुट कर देंगे बेटा, यहाँ से n आ जाएगा, n की वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, k की वैल्यू आपको एयर के लिए वैक्यूम के लिए पता है, यूज करनी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने पुट कर ही दिया, ये सारी वैल्यू पुट करके आप ऑप्शन मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको क्वेश्चन में
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि फोर्स निकालने के लिए आपको पहले लगाना पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज निकालने के लिए तो प्लस एनी माइनस एनी। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालने के लिए भी आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करने के लिए भी आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसके बाद भी टीचर ने क्या कर दिया कि भाई हर एटम में से नहीं निकाल रहे एक इलेक्ट्रॉन, 10⁶ एटम के में से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हर 10⁶ के बदले एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। क्लियर है? चलो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, अगले क्वेश्चन को, जो अगला क्वेश्चन है इसको आप मेरे बताने से पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करेंगे और बताइए इसका क्या आंसर है। और इस सवाल का जवाब आपको मेरे बताने से, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मेरे बताने से पहले बताना है। देखते हैं कौन कौन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए सच में तैयार है, कमेंट करिए मेरे बताने से पहले, देखते हैं आप तैयार है कि नहीं। पॉज कर लो चाहे तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन possessing same kinetic energy enter an electric field in a perpendicular direction, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड देन द पाथ ऑफ प्रोटॉन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का पाथ ज्यादा कर्व्ड है प्रोटॉन के पाथ के कंपैरिजन में, यानी कि अगर प्रोटॉन का पाथ ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ज्यादा कर्व्ड है प्रोटॉन के पाथ के रेस्पेक्ट में, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये बात सही है गलत है, ट्रू या फॉल्स, ये चेक करना है हमें। फिर रीजन में कुछ कह रखा है इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ लार्जर कर्व ड्यू टू अ स्मॉलर मास, ऐसा कुछ कह रखा है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज रखा है तो कितनी फोर्स लगती है बेटा? F इज इक्वल्स टू क्यू, ये आप सभी को पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर 1 कूलम पे फोर्स E लग रही है तो Q कूलम पे कितनी लगेगी? QE। ठीक, और यही फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी, और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है वही किसकी तरह बिहेव करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बिल्कुल सही जवाब। तो Q इज इक्वल्स टू mv² बाय r। लेकिन आपको क्या सेम गिवन है बेटा? इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सेम गिवन है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो यहाँ पे mv² ऑलरेडी है, मैं हाफ से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये बन जाएगा QE बाय 2 इज इक्वल्स टू, और हाफ mv² को यहाँ पे क्या लिख लूंगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या है? रेडियस। तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? रेडियस की वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी अपॉन, ये 2 इधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन QE। अब आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में सेम दे रखी है, मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूं, पॉसेसिंग सेम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कैसे दे रखी है? सेम। तो अगर ये तीनों चीज सेम है तो रेडियस भी तो सेम ही होगी, और अगर रेडियस सेम होगी तो बेटा दोनों का जो कर्वेचर है वो तो सेम आएगा स्टार्टिंग में, पाथ ओवरऑल सर्कुलर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ आता है, लेकिन इनिशियली दोनों का कर्वेचर क्या रहेगा? सेम। और असर्शन में कह रहा है कि कर्वेचर अलग अलग है, कर्व्ड पाथ अलग अलग है, इसका मतलब असर्शन वाला रीजन ही गलत हो गया है, फॉल्स स्टेटमेंट। और रीजन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स लार्जर कर्व ड्यू टू स्मॉलर मास, तो ये भी गलती है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्या बात समझ में आ गई है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, अब क्या आपको पता है कि सीबीएसई अक्सर आप लोगों को कहां पे फंसाता है? 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ लिया आपने, समझ में आ गई, फॉर्मूले भी याद हो गए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज्योमेट्री में फंसा देगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री ऐसी है कि आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें। हमसे कहा गया है द एक्सिस ऑफ अ होलो कॉन इज शोन इन द फिगर इज वर्टिकल। इस होलो कॉन की जो एक्सिस है वर्टिकल है, इट्स बेस रेडियस इज r, ये बेस रेडियस कितनी रखी है? r। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वर्टिकल अपर डायरेक्शन में, तो एक होलो कोन है और वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऐसा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन चौथे क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो आपके लिए मतलब 4 क्वेश्चन और मिल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री, टीचर आपको ज्योमेट्री में फंसाना चाह रहा है, और आपको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें सबसे पहले हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू बेस ऑफ द कोन। कोन के बेस से, कोन का बेस बना देता हूं, कोन के बेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होती है बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, एंगल तो कितना हो गया? 0। ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना, का रेडियस आ रहा है तो पाई r स्क्वायर,
तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना, पाई आर स्क्वायर, और एंगल 0 तो ई पाई आर स्क्वायर, ये रहा। तो ए का क्या हो गया, ई। लेकिन एक ये देखो, ये भी ऑप्शन है जीरो और नॉन जीरो, तो पाई आर स्क्वायर ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नॉन जीरो वैल्यू है कि नहीं है, तो इसलिए ए के साथ क्या क्या मैच होगा, पी और एस। ए के साथ क्या क्या मैच होगा, पी और एस। तो हमें वैसे तो पहले ऑप्शन से ही सिर्फ मैच द फॉलोइंग है, ये सिर्फ इसी से पता चल गया कि ऑप्शन कौन से होने वाला है इसका, सी करेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये चारों इसी तरीके से आए, हो सकता है सिर्फ बी पूछे, सिर्फ सी पूछे, इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देख लीजिए। ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो अगला है, ये वाला पार्ट नहीं है, पहला पार्ट ज्योमेट्री का नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ द कोन, कह रहा है कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया से, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ऐसे, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा, सोच के देखो। एक बात समझो ना, जो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, वो इससे पास होने के बाद लाइक दिस, वही तो यहां से भी पास होगा कर्व्ड सरफेस से, इस तरीके से यहां से एंटर करता हो, वही तो यहां से भी निकलेगा। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास करेंगी, इस कर्व सरफेस इसके सर्कुलर एरिया के अंदर एंटर करेगी, वही तो कर्व सरफेस को भी क्रॉस करेगी। तो जितना फ्लक्स नीचे बेस एरिया से होगा, उतना ही कर्व सरफेस एरिया से भी होगा। क्या समझ में आ गई? तो फिर से बी के लिए भी क्या आंसर आएगा, पाई आर ई स्क्वायर और नॉन जीरो। क्लियर? अब मैं आपको समझाता हूं ज्योमेट्री वाले जिस पार्ट की बात कर रहा, तो अब आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट एम एन क्यू पी ऑफ कोन। कौन सा पार्ट, एम एन क्यू पी। आपसे कहा जा रहा है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। ये देखो, ये ये देखिए, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन में से कुछ फ्लक्स एंटर करेगा और इस वाले क्रॉस सेक्शन में से कुछ फ्लक्स एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जितना यहां से एंटर करा, वो सारा का सारा यहां से एग्जिट नहीं कर रहा। मैं आपको इस डायग्राम को ऐसे बना के दिखाता हूं। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये इस वाले सर्कल में से पास हो रही है, हो रही है, लेकिन क्या इस वाले सर्कल से पास हो रही है, नहीं हो रही। तो ये वाली कहां से पास हो रही है, कर्व्ड सरफेस से। ये वाली देखिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे वाले सर्कुलर एरिया से पास हो रही है, हाँ। इस वाले से भी पास हो रही है, हाँ, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस से पास नहीं हो रही। ये वाली इससे पास हो रही है, लेकिन कर्व्ड सरफेस से पास नहीं हो रही। तो कुल मिला के अगर मुझे इस एम एन क्यू पी, इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो मुझे नीचे वाले सर्कुलर एरिया, यहां से पास करने वाले फ्लक्स में से और यहां से एग्जिट करने वाला फ्लक्स घटा देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। अगर यहां से पास करेंगी 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसमें से 200 यहां से पास कर गई, तो इस कर्व सरफेस एरिया से कितने पास करेंगी, 800। तो अगर आपको कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो नीचे वाले सर्कुलर एरिया में से ऊपर वाले सर्कुलर एरिया का फ्लक्स सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए चाहिए आपको रेडियस। मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्री। क्या कहा था मैंने आपसे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, रेडियस। इसकी रेडियस आर नहीं है बेटा, रेडियस कौन की आर दे रखी है, बेस एरिया की रेडियस दे रखी है आर, इसकी रेडियस आर नहीं है, इसकी भी आर नहीं है। तो पहले इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस, ज्योमेट्री से। जैसे हम बचपन में 9th-10th क्लास में सॉल्व किया करते थे, 9th में नहीं सॉरी 10th-11th क्लास में। ये एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में रेडियस कितनी है, आर। कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा और ज्यादा दिखाई दे। तो ये रेडियस कितनी है इस वाले ट्रायंगल में, आर। और इस वाले ट्रायंगल में हमें पता नहीं है, ना ही मुझे इस वाले ट्रायंगल में पता है। लेकिन एक छोटा ट्रायंगल, इससे बड़ा ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल के लिए बेटा ये वाला एंगल कैसा है, सेम। और अगर ये वाला एंगल तीनों के लिए सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर अपॉन ये बेस कितना है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया आर, इस थीटा एंगल के लिए आर क्या है, परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो गया, पूरी हाइट। और पूरी हाइट कितनी है बेटा, स्मॉल h। तो मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय h। और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, इस बीच वाले ट्रायंगल के लिए अगर tan थीटा लिखूंगा तो भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर का मुझे पता नहीं है, तो इस रेडियस को मैं लिख लेता हूं r1, r1। और बेस कितना, ये यहां से यहां तक पूरा h था, उसमें से ये h/4 हटा दो, h में से h/4 हटा दो तो कितना बचेगा, 3h/4। ये यहां से लेके यहां तक का आ गया। और फिर इससे छोटे वाले ट्रायंगल के लिखेंगे तो tan थीटा क्या आएगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, r2। और बेस कितना, ये h/4। क्लियर? अब यहां से r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसे इसके इक्वेट करूंगा, तो h से h कैंसिल, 4 इधर, अपॉन के अपॉन में, 4 ऊपर से इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करके मेरे पास बेटा r1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3r/4। ये 3r/4। ऐसे ही
अगर मैं इसे इससे इक्वेट कर देता हूं तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, H से H कैंसिल होके R/4। ये वाली रेडियस 3R/4 और ये वाली रेडियस कितनी, R/4। देखिए कितना कितना ज्योमेट्री का यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। ये टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं होगा तो उसका रीजन 12th क्लास की फिजिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको ना आता हो, आपको आता है, आपको याद है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इन वजह से सॉल्व नहीं होता है। तो आपको तुरंत आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। R1 R2 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स। मैंने कहा था इस वाले एरिया के फ्लक्स में से इस वाले एरिया का फ्लक्स सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट फ्लक्स थ्रू MNQP से अगर फ्लक्स निकालना है तो इसका फ्लक्स यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर कितना, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका फ्लक्स सबट्रैक्ट करेंगे इस वाले का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, डॉट प्रोडक्ट विद पाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कॉमन ले ली, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, पाई भी कॉमन आ गया है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3R/4 का होल स्क्वायर 9R/16, 9R स्क्वायर बाय 16 और माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना बेटा R/4 का स्क्वायर यानी कि R/16, 9R/16 में से R/16 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8R/16, 8R/16 यानी कि 8R स्क्वायर बाय 16 यानी कि R स्क्वायर बाय 8 सॉरी 2, यहाँ पे 8, तो 8 पाई E R स्क्वायर बाय 16 विच इज पाई E R स्क्वायर बाय 2। ये देखिए पाई R E स्क्वायर बाय 2, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस कर्व्ड सरफेस से, कोन के इस कर्व्ड सरफेस से। क्या समझ में आ गई, सी पार्ट। डी पार्ट, नेट फ्लक्स थ्रू द कोन, नेट फ्लक्स पूरे कोन का नेट फ्लक्स कितना, 0। अगर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ जाए तो आपको चारों पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई से भी एक, जैसे हमने सबसे पहला सॉल्व किया था उसी से मिल गया भाई, पी और एस आ रहा है, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर सी पार्ट अलग से आ जाए, सी पार्ट का ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये सी पार्ट अलग से आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। बताइए क्या आपको बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है जो गॉस थ्योरम के बारे में बता रहा है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स में केवल एक टाइप का चार्ज हो, केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव, इसके अंदर आप केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव मान सकते हैं, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस नॉन जीरो हो जाएगा हमेशा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिफाइंड ही नहीं होगा, ये कह रहा है इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जीरो हो जाएगा अगर चार्ज आउटसाइड है, चार्ज अगर बाहर है अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ये तो सही बात है, चाहे चार्ज दुनिया में एक तरीके का एग्जिस्ट करे या दो तरीके से एग्जिस्ट करे, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ये सही है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज वहां पे इनसाइड, ये भी सही है। चार्ज अगर इनसाइड होगा तो फ्लक्स आएगा, चार्ज आउटसाइड होगा तो फ्लक्स नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस। अब ये देखो बुद्धू बनाने वाले क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस। कह रहा है गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा होगा, इसमें ऑप्शन भी ऐसे दे रखे होते हैं अजीब से। गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा होता है, मैग्नेटिक। भाई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कैसे नेचर हो सकता है किसी चीज का, सब्सटेंस थोड़ी है। गॉसियन सरफेस तो इमेजिनरी सरफेस है जिसपे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल तो पॉसिबल ही नहीं है। स्केलर या वेक्टर, तो वेक्टर होता है। सरफेस एरिया को हम कैसा कंसीडर करते हैं गॉस थ्योरम में, वेक्टर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कितना होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या इजी क्वेश्चन ये समझ में आ गया सेकंड वाला पार्ट। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और वो कहां पे रखा है, एक हेमिस्फीयर के सेंटर पे। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। ऐसा हेमिस्फीयर दे रखा है लाइक दिस, ये हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज 10 माइक्रोकूलम। आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर रखे हैं कि अगर 10 माइक्रोकूलम का यहाँ पे चार्ज है और ये हेमिस्फीयर है, तो आप इस हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स पास करेगा। इसको मैं क्या कंप्लीट कर लूंगा, एक स्फीयर कंप्लीट कर लूंगा। अब इस पूरे स्फीयर के लिए ये चार्ज कहां पे रखा है, सेंटर पे। सेंटर पे रखा है तो बराबर बराबर फ्लक्स पास करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। और फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड कितना बेटा, 10 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन मैच करवा लेंगे। समझ में आ गई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन हमें किसका फाइंड करना है, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का फाइंड करने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है क्लोज सरफेस से, तो ऊपर वाले का कितना होगा, उसका आधा, नीचे वाला कितना होगा, उसका आधा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से क्यों डिवाइड किया, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से कैपिटल क्यू, उसका सरफेस एरिया अगर डबल कर देंगे, ये कैपिटल क्यू चार्ज रखा है तो इसका फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस एरिया डबल कर देंगे तो भी फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया क्लोज सरफेस के लिए चार्ज तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो फ्लक्स भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ डायपोल, गॉसियन सरफेस के अंदर डायपोल रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा जीरो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, जीरो। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, चार्ज जीरो तो फ्लक्स भी कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे चैप्टर 1 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें, असर्शन रीजन थे इसमें, है ना। तो दोस्तों अगर आपको आज की इस क्लास से रत्ती भर भी वैल्यू मिली है तो आप लाइक का बटन दबाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ फायदा हुआ है। और अब हम इसी तरीके से चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ऐसे ही धाकड़ सवालों को टैकल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी सवालों की एक स्पेशल पीडीएफ आपके साथ शेयर करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करें और पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, क्योंकि इस बार फिजिक्स में 70 में से 70 और 100 में से 100 से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।